बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी साहब, आज हम एक इंतहाई खूबसूरत कहानी जो है और एक सबक आमूज़ कहानी और नताइज के एतबार से एक इबरतनाक कहानी आपसे शेयर करने लगे हैं। आपकी तरह जो दूसरे व्यूअर्स हैं सारे, अक्सरियत उन लोगों की होगी और होनी चाहिए कि जिनको मुत्तहिदा हिंदुस्तान के बारे में ये पता है कि यहाँ पे जो मुग़ल अम्पायर गुज़रे हैं उन्होंने एक लंबे अरसे तक यहाँ हुकूमत की है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हुमायूं के बेटे थे, शाहजहां था, बाबर था और अकबर था। अकबर के बारे में मैंने ये पढ़ा है कि अकबर जो था ना, अकबर हाजी साहब, अकबर बड़ा रंगीला मिजाज बादशाह था, अय्याश भी था, रंगीला मिजाज भी था, अय्याश भी था और बिल्कुल एक मुनफरिद उसकी अपनी दुनिया थी। वो आपने ये भी सुना होगा, दीन अकबरी जो कहते हैं कि आप हिंदुओं में शादी करें, आप कोई और, वो एक अलग चैप्टर है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं आपसे वो ये है कि अकबर गाने बजाने, गाने सुनने का और वो जो देवदासियाँ गाती हैं, नाचती है, उसका बड़ा उससे शौक़ था, बड़ा चस्का था। और जो मुग़ल दरबार का जो गायक था, इमिस गेवन वोल वनन, जो गायक था उसका नाम था मियाँ तानसीन। मियाँ तानसीन को अकबर ने बुलाया और उससे कहा कि मेरे लिए, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक, मेरी मंशा के मुताबिक और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक जो है आपने एक राग तैयार करना है, ठीक है। तो मियाँ तानसीन ने ये काम किया। बहरहाल एक राग उन्होंने तैयार किया जो फिर तारीख़ में दरबारी राग से वो मरूफ और मशहूर हो गया। अच्छा, ये दरबारी राग जो है ये अकबर बादशाह को इतना पसंद था कि अकबर बादशाह दरबार में होता या ना होता, मौजूद होता दरबार में, तब भी ये मियाँ तानसीन जो है ये हर वक्त राग गाता रहता था। बादशाह मौजूद न भी होता तब भी हर वक्त ये राग दरबार के अंदर गाया जाता था, ये सारी चीज़ें होती थी। इस कदर अकबर को इसका शौक़ था और उसकी जो तबीयत थी वो इससे महसूस होती थी। और यही राग जो है ये फिर ज़रबुल मिसल बन गया मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अकबर बादशाह की मौजूदगी में। और आपको ये पता है कि सिर्फ मुत्तहिदा हिंदुस्तान पे नहीं थी मुग़लों की हुकूमत, वो कश्मीर तक हुक्मरान थे। ये इतना मशहूर हो गया कि ये ज़रबुल मिसल बन गया, ज़बान ज़द आम हो गया दरबारी राग। और मैं जब इस पर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ अब आज के ज़माने में, आजकल के हालात में, जब आप हुक्मरानों की तरफ देखते हैं, इदारों की तरफ देखते हैं, अंजुमनों की तरफ देखते हैं, यहाँ तक कि जमातों की तरफ देखते हैं, तो जो चीज़ सामने आती है ना वो ये आती है कि अब मियाँ तानसीन के पैरोकार हर हुकूमत के अंदर, हर इदारे के अंदर, हर जमात के अंदर और हर अंजुमन के अंदर मौजूद होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि मियाँ तानसीन जो है वो अकबर बादशाह की तबीयत को बहलाने के लिए, उसको महजूज़ कराने के लिए वो क्या करता था, वो दरबारी राग बजाता था, गाता था। अब जो आज के दरबारी हैं, जो इदारों के अंदर हैं, जो हुकूमतों के अंदर हैं, जो जमातों और अंजुमनों के अंदर हैं, उन्होंने एक नई जहत इसको दी है। वो ये है कि वो अब जो वज़ीर हैं, जो मुशीर हैं, ठीक हो गया, जो ख़ास लोग हैं, जो कुर्ब वाले लोग हैं, वो अब बादशाहों के सामने, मुक़्तदर लोगों के सामने, बाइख्तियार और मनसब रखने वाले लोगों के सामने वो क्या करते हैं, वो चापलूसी करते हैं। हर वो बात करते हैं, देखते हैं कि बादशाह का मिजाज क्या है, मुक़्तदर इदारे के ज़िम्मेदार का मिजाज क्या है, उसकी मर्ज़ी क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी दिलचस्पी क्या है, उसका ज़ौक़ क्या है, उसके मुताबिक वो अपनी बातें करते हैं ताकि बादशाह सलामत क्या रहे, बादशाह सलामत खुश रहे, बादशाह सलामत हमसे
मुतमईन रहे। अब बादशाह सलामत की और मुक़तदिर किसी भी इदारे के ज़िम्मेदार की, किसी अंजुमन या किसी जमात के सरबरा की, उसको बदकिस्मती ये कहिए कि वो चूँकि अपने महल तक और अपने दरबार तक महदूद होता है, उसे तो नहीं पता बाहर की दुनिया में आम आदमी के साथ, रियाया के साथ, कारकुन के साथ उसके ऊपर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, वो किन हालात के अंदर है, उसे मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो महल और दरबार तक महदूद है। तो लिहाजा ये जो उसके दरबारी हैं, जो उसके मशीर हुआ करते हैं, जो उसके वज़ीर हुआ करते हैं, वो इन्हीं की आंखों से देखता है और इन्हीं के कानों से सुनता है, और ये उसे कहते हैं कि सब अच्छा है, बाहर की दुनिया में बिल्कुल अमन है, सुकून है, लोगों को वसाइल की फरावानी है, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, कोई मोहताजी नहीं, ठीक हो गया, तो सब कुछ मैसर है, सुकून है। और इस बादशाह की बदकिस्मती ये होती है कि ये अपने इन दरबारियों, इन वज़ीरों और इन मुशीरों की जो बातें हैं वो इसको क्या लेता है, उसको कहता है कि ये सही है, सब कुछ ठीक है। और इस तरह से जो रियाया है वो क्या होती है, वो पिस जाती है। जो मुख्तलिफ मसाइल है, मसाइल के हिमालय के बोझ तले रियाया पिस जाती है, पिसती रहती है, और सांसों का रिश्ता बहाल रखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो जाता है, बच्चों को तालीम फराहम करना मुश्किल हो जाता है। कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई खातून, कोई बहन, बेटी, माँ बीमार हो जाए, उसको दवा दारू फराहम करना मुश्किल होता है। लेकिन बादशाह के गिरद जो लोग बैठे होते हैं वो उसे कहते हैं सब अच्छा है, जन्नत है, दूध और शहद की नहरें बह रही है, ठीक है। तो अब आजकल की ज़बान में, आम ज़बान में, उर्फ़ आम में इनको मरासी कहते हैं। और हाजी साहब आपको पता होगा ये कि जो मरासी होते हैं ना, वो जो हर वक्त वो कोई भी हुलिये से, शक्ल सूरत से, चाल डाल से जब उन्हें नज़र आता है ना कि कोई बंदा है, ये साहिब सरवत है, कोई बड़ा आदमी है, तो वो उसके सामने मतलब वो गाना बजाना और उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। और उनका मकसद ये होता है कि हम उसकी शान में जब तारीफ़ें करेंगे और कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे तो हमें जो है ये अपने उससे कुछ नवाजेगा। और इन मुशीरों, वज़रा, दरबारियों का भी यही मकसद होता है कि जब हम बादशाह की तारीफ़ करेंगे, उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखेंगे, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे, और उसी पैराडाइम में अपनी गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके हर अच्छे बुरे गलत हर चीज़ को सही कहेंगे, न सिर्फ सही कहेंगे बल्कि उसका डंडोरा भी पीटेंगे, तो हमें अपने मफादात मिलेंगे। मैं ये समझता हूँ ये जो छोटी मोटी एक कहानी, बल्कि बेतरतीब सी बात मैंने आपके साथ की है, मैं ये कहता हूँ कि आज के ज़माने में, आज के वक्त में लोगों को जो अल्लाह की सबसे बड़ी अता क्या है, वो कॉमन सेंस है। सबसे बड़ी अता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक इंसान को मैसर होती है वो कॉमन सेंस होती है। इस कॉमन सेंस से काम लेना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम जिस रियासत के शहरी हैं, हम जिस जमात के कारकुन हैं, हम जिस इदारे के अंदर काम कर रहे हैं, हम जिस दफ्तर के अंदर काम कर रहे हैं, अपने जो फ़राइज़ हैं, सबसे पहले अपने फ़राइज़ को समझना चाहिए, और फिर उन फ़राइज़ की अदायगी में कभी भी रत्ती बराबर कोई गफलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले फ़राइज़ की बात होती है, ठीक है। और जब आप जो भी फ़राइज़ आपके इदारे की तरफ से, आपके किसी दफ्तर की तरफ से जहां आप काम करते हैं, आप किसी जमात के अंदर हैं, वहां जो फ़राइज़ आपके ऊपर आयद होते हैं, आप एक रियासत के शहरी हैं और बैसे के शहरी, कानून की पासदारी, ये सारे फ़राइज़ हैं। इन फ़राइज़ को अदा करने में आप रत्ती बराबर भी गफलत नहीं बरत सकते अगर आप अच्छे शहरी हैं, अगर आप एक तरबियत याफ्ता शहरी हैं, अगर आप एक मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ फिर जो दूसरा पहलू है वो है हुकूक का। हुकूक का भी आपको शऊर होना चाहिए कि जब आप शहरी हैं, एक रियासत के शहरी हैं, एक जमात के कारकुन हैं, एक इदारे के मुलाजिम हैं, तो फिर आपके हुकूक हैं। उन हुकूक के उनका जब आपको शऊर होगा तो फिर आप उन हुकूक के लिए बात करेंगे। और जब मैं कहता हूँ ना बात करेंगे, तो बात करने का ये मतलब नहीं है कि आप शोर डालेंगे, आप कोई बेहंगम बातचीत करेंगे, आप वहाँ बात करेंगे जहाँ बात करना न बनता हो, लेकिन बात आपको करनी पड़ेगी और बात आपको करनी चाहिए। अगर आप ये जिम्मेदारी अदा करते हैं तो फिर वो जो मुशीर और वज़ीर और दरबारी जो हर बात बादशाह को कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, तो जब आप बात करेंगे
جب آپ بات کریں گے اور ہر جگہ پہ بات کریں گے، لوگوں کے ساتھ بات کریں گے، دوستوں کے ساتھ بات کریں گے، اپنے جو آپ کے ہم نوا اور ہم رکاب لوگ ہیں ان کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو کیا ہوگا، یہ آگہی ہوگی، یہ شعور کی آگہی ہوگی، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات جگہ کر لے گی کہ بھائی جو ہمارے ساتھ کسی بھی سطح پہ کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے حقوق جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں، ہماری مجبوریوں کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے، ہماری محرومیوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے، جب یہ آگہی پھیلے گی، ہر بندہ اس پہ بات کرے گا، تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ وہ جو بادشاہ سلامت کو ہر چیز مشیر اور وزیر اپنی آنکھوں سے دکھاتے ہیں، اپنے کانوں سے سنواتے ہیں، پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ چیزیں بادشاہ تک پہنچنا شروع ہو جائے گی، اور جب یہ بات ہر کارنر سے ہوگی تو پھر یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ ان محرومیوں کا، ان مجبوریوں کا اور ان پریشانیوں کا کوئی دوا بھی ہوگا۔ لہٰذا آج کی اس گفتگو میں جو بات اسٹیبلش ہو گئی وہ یہ ہو گئی ہے کہ خاموشی جو ہے وہ کسی چیز کا علاج نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے فرائض کی ادائیگی کرنے میں آپ مستعد ہیں، آپ اس کا شعور بھی رکھتے ہیں اور اس کو ادا کرنے کی کما حقوق کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، پیچھے نہیں رہتے، تو دوسری بات یہ کہ پھر آپ کو جو آپ کے حقوق ہیں وہ حقوق آپ کو میسر ہونے چاہیے، جو آپ کی مجبوریاں اور پریشانیاں اور محرومیاں ہیں کسی نہ کسی سطح پہ، کسی نہ کسی کارنر پہ ان کو سنا جانا چاہیے اور اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ میں آخر پہ دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، معزز شہریوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اداروں کے اندر کام کرنے والے لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، انجمنوں اور جماعتوں کے کارکنان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فرائض کی ادائیگی کو اپنی اولین ترجیح بنائیں، کبھی بھی اپنے فرض کی ادائیگی کے تئیں کوئی کوتاہی نہ کریں، کوئی سستی نہ کریں، اس کے لیے وہ جو ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اگر وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے تو وقت لگائیں، اگر آپ کو مال زیادہ عزیز ہے تو مال خرچ کریں، جو چیز بھی آپ کو عزیز ہے اس کو خرچ کریں، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شعور، اپنے حقوق کا بھی آپ کو اس کا شعور حاصل کریں، اور پھر اپنے ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے بات کریں۔ خاموش رہنا جو ہے وہ آپ نے حاجی صاحب ایک اور بات آخر پہ یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں گونگا شیطان، آپ نے سنا ہوگا نا، وہ گونگا شیطان ہے، یعنی آپ ظلم بھی سہ رہے ہیں، آپ پریشان بھی ہیں، آپ محروم بھی ہیں، سب کچھ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، لیکن آپ بات نہیں کرنا چاہتے۔ جب پورے معاشرے کا یہ مزاج بنتا ہے تو پھر وہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر وہ شیر ہو جاتے ہیں، انہیں پھر کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے مستعد رہنے کی توفیق نصیب کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حقوق کا شعور بھی عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔